हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता क्या है। देखिए, कोई भी स्पेशल राइट या इम्यूनिटीज या एग्जाम्शन जो कि एंजॉय किए जाते हैं दोनों हाउस के द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ इनकी जो कमिटीज होती है इनके द्वारा कोई भी स्पेशल राइट या इम्यूनिटीज या कोई एग्जाम्शन, देन जो दोनों हाउस है लोकसभा राज्यसभा के, उसके मेंबर्स ये सभी स्पेशल राइट एंजॉय करते हैं। इसी को मेनली क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, स्पेशल राइट्स है, इम्यूनिटीज है और एग्जाम्शंस है जो कि एंजॉय किए जाते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदन, साथ ही साथ पार्लियामेंट की कमेटी और पार्लियामेंट के मेंबर्स। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए जा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या नेसेसिटी है। इसकी आवश्यकता ये है कि ये जो कमिटीज, मेंबर और ये दोनों हाउस अपने आप को इंडिपेंडेंट सिक्योर कर सके, अपने एक्शन को एक प्रोटेक्ट कर सके, अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर सके, ऑनर्स और डिग्निटी को भी मेंटेन कर सके। इसीलिए ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए हैं। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सटेंड किया है। अब इसको एक्सटेंड किया है उस पर्सन के लिए जो पार्लियामेंट में बोल सकता है, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है या पार्लियामेंट के किसी कमिटी में भी पार्ट ले सकता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या यूनियन मिनिस्टर। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर इसलिए कि यूनियन मिनिस्टर बन सकता है अगर वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, फिर भी वो यूनियन मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने तक। फिर बिफोर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ उसको मेंबर बनना होता है। तो टिल दैट टाइम वो अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को भी एंजॉय कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ये एक्सटेंड नहीं होते प्रेसिडेंट तक, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है। लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट, ये सभी क्या होते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ये प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारे इम्यूनिटीज होते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम दो टाइप में, एक कलेक्टिवली जो प्रिविलेज दिए जाते हैं और इंडिविजुअली दो प्रिविलेज दिए जाते हैं। कलेक्टिवली प्रिविलेज क्या होते हैं, जो कि दोनों सदन एंजॉय करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के लिए दिए जाते हैं, उसको कलेक्टिवली प्रिविलेज कहा जाता है। इंडिविजुअली प्रिविलेज कौन से होते हैं, जो ईच मेंबर एंजॉय करता है। अब इन दोनों को अभी हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, कलेक्टिवली प्रिविलेज कौन से होते हैं। अब देखिए, कलेक्टिवली प्रिविलेज हमने देखा है कि दोनों हाउस जो एंजॉय करते हैं, जैसे कि किसी रिपोर्ट, कोई डिबेट या हाउस की जो प्रोसीडिंग होती है उनको पब्लिश करना, साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट, डिबेट और प्रोसीडिंग है इनको प्रोहिबिट करना दूसरों को पब्लिश करने से। तो ये दोनों क्या है, कलेक्टिव प्रिविलेज है। एक तो खुद पब्लिश कर सकते हैं और दूसरे को ये मना कर सकते हैं। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया है, इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब जो प्रेस है उनको एक टाइप की फ्रीडम दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्शन है एक चीज़ कि जो सीक्रेट सीटिंग होगी उनको छोड़ के बाकी जो भी रिपोर्ट है, जैसे कोई रिपोर्ट, डिबेट या कोई भी प्रोसीडिंग है, उनको ये क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसमें एग्जाम्शन क्या है, सीक्रेट सीटिंग को छोड़ के जो भी ट्रू रिपोर्ट होगी उसको प्रेस क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। साथ ही साथ कलेक्टिव प्रिविलेज में जो स्ट्रेंजर होते हैं, जो दोनों हाउस का मेंबर नहीं होता है, बाहर का जो व्यक्ति होता है, उसको सीक्रेट सीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट के जो कलेक्टिव प्रिविलेज में और क्या क्या है, जैसे कि ये खुद के जो प्रोसीजर्स है या उनका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है या एडजुडिकेट मैटर्स है उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उनके उनके ऊपर कोई भी रूल बना सकते हैं। साथ ही साथ ये अगर कोई मेंबर चाहे पार्लियामेंट का हो या कोई आउटसाइडर हो, अगर कोई जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस से उनको ब्रीच करता है तो उसको पनिश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कंटेम्प्ट के तौर पे रिप्रिंडमेंट कर सकते हैं, एडमोनिशन कर सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकते हैं। अब देखो, रिप्रिंडमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है तो उसको फटकारा दे सकते हैं, साथ ही साथ उसको एक वार्निंग दे सकते हैं या उसको इम्प्रिजनमेंट की भी सजा दे सकते हैं। देन यहाँ पे इनके पास ये भी अधिकार है कि वो कोई भी इमीडिएट इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं,
जैसे किसी के अरेस्ट से रिलेटेड, डिटेंशन से रिलेटेड, या कोई कन्विक्शन से रिलेटेड, इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड, या अपने मेंबर के रिलीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को, इमीडिएट इंफॉर्मेशन को जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको वो क्या कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, ये अधिकार है उनके पास। साथ ही साथ किसी मैटर से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट बना सकते जो कि इंक्वायरी करेगी, ऑर्डर देगी, ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, एंड कोई भी जो कोई मैटर के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा है उससे रिलेटेड कोई पेपर्स या कोई रिकॉर्ड को ये क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी अधिकार है इनके पास कि कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग या उसके कमिटी की कोई भी प्रोसीडिंग को पार्लियामेंट जो कोर्ट है ये क्या कर सकता है, ये कोर्ट जो है इनके कोई भी इंक्वायरी को मतलब डिस्कस नहीं कर सकता अपने पार्लियामेंट में, अपने कोर्ट में कोई भी इस तरह के मैटर को डिस्कस नहीं कर सकता है। तो कोर्ट को प्रोहिबिट किया गया है कि पार्लियामेंट की कोई भी इंक्वायरी, कोई भी प्रोसीडिंग या कमिटी की कोई भी प्रोसीडिंग को ये डिस्कस नहीं कर सकते। कोर्ट से इसको बाहर रखा गया है। कोई भी पर्सन चाहे वो मेंबर हो या आउटसाइडर हो, उसको सिविल या क्रिमिनल के केस में बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लिए या प्रीसिंक्ट ऑफ द हाउस मतलब हाउस के आसपास में कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है तो बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। तो हमें पता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द सेशन या 14 डेज बिफोर द प्रोसीडिंग या आफ्टर द 14 डेज प्रोसीडिंग। मतलब जब सेशन शुरू होता है उस समय नहीं अरेस्ट कर सकते, सेशन के 40 दिन पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और सेशन के 40 दिन के बाद किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो अरेस्ट का जो मैटर है ये सिर्फ लागू होता है सिविल केस में। क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये जो ड्यूरिंग सेशन या 14 डेज का जो बिगिनिंग ऑफ द सेशन 14 डेज और आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन 40 डेज, ये सिर्फ सिविल केस के मैटर में लागू होता है। क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में इस मैटर में ये लागू नहीं होता है। देन इनके पास ये अधिकार है, जो इंडिविजुअल है उनके पास ये अधिकार है कि ये बोल सकते हैं। तो इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू वोट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही, और जो रूल रहेंगे या जो स्टैंडिंग ऑर्डर रहेंगे, जो परमानेंट ऑर्डर रहेंगे, इन्हीं के हिसाब से इनके पास ये बोलने का अधिकार है, साथ ही साथ वोट देने का अधिकार होता है। देन इनको एग्जेम किया गया है जूरी सर्विस से, जो पंचायत सर्विस होती थी पहले उससे एग्जेम किया गया है। साथ ही साथ इनको ये भी अधिकार है कि ये रिफ्यूज कर सकते एविडेंस देने के लिए या कोई भी एज अ विटनेस अपीयर होने के लिए। कोई भी अगर कोई किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इनको एग्जेम किया गया है। एक तो जूरी सर्विस से, साथ ही साथ खुद को एज अ एविडेंस और एज अ विटनेस किसी पेंडिंग केस जो कि कोर्ट में पेंडिंग है इसमें ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन। इस तरह के ये क्या है, मेनली ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है। अब हम समझेंगे यहाँ पे दो शब्द, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और एक है कंटेम ऑफ हाउस। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी डिसरिगार्ड करती है या अटैक करती है किसके ऊपर, जो भी मेंबर इंडिविजुअली या हाउस के ऊपर में। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर किसी इंडिविजुअल जो दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर के इंडिविजुअल के प्रिविलेज या उनके राइट या उनके इम्यूनिटीज़ को अगर डिसरिगार्ड किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर में लाया जाता है। कंटेम ऑफ हाउस क्या होता है, अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन ऑब्स्ट्रैक्ट करती है तो ऑब्स्ट्रैक्ट किसको, दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस या मेंबर या उसका कोई ऑफिसर के परफॉर्मेंस हो जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी डिग्निटी, अथॉरिटी या ऑनर्स जो हाउस का है उसके अगेंस्ट में आ जाता है, तो उसको कंटेम ऑफ हाउस कहा जा सकता है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में क्या होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में वायलेशन ऑफ द राइट होता है, और कंटेम ऑफ द हाउस में क्या होता है, मेनली
जो हाउस का काम है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में मेनली कोई भी अगर इंडिविजुअल अथॉरिटी किसी मेंबर, मतलब चाहे हाउस का कोई इंडिविजुअल मेंबर हो या कलेक्टिव हाउस हो, उसके प्रिविलेज, अधिकार या इम्यूनिटीज के ऊपर अटैक करता है या डिसरिगार्ड करता है तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाएगा। अगर कोई एक्ट या ओमिशन ऑब्स्ट्रैक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द हाउस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, अगेंस्ट एट डिग्निटी या अथॉरिटी के, इसके ऊपर में अगर ऑब्स्ट्रैकल लाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में मेनली काम के ऊपर ऑब्स्ट्रैकल आ रहा है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में क्या हो रहा है, वायलेशन ऑफ द राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों शब्द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमने अच्छे से जाना। अब हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ द प्रिविलेज। ये जो प्रिविलेज दिए गए हैं दोनों हाउस को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली उनके मेंबर को, तो ये कहाँ से मिले इनको। देखिए इनको मिले आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें मेनली इनको दो अधिकार दिए गए। पहला अधिकार ये कि इनको एक फ्रीडम है स्पीच की, जो कि अपने वो पार्लियामेंट में इसको यूटिलाइज करते हैं। देन दूसरा इनके पास अधिकार ये है कि इनके पास अधिकार ये है कि वो पब्लिश कर सकते हैं, जो भी इनकी प्रोसीडिंग होती है उसको ये पब्लिश कर सकते हैं और प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार इनके पास होते हैं। अब और इनके पास जो प्रिविलेजेस है ये सेम है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के हिसाब से, या जो ब्रिटिश हाउस की जो कमिटीज है उनके जो भी प्रिविलेज है ये क्या है, सेम है एज अ इनके, मतलब जो इनको दिए गए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन और कमिटीज को। तो ये कब तक लागू होंगे, ये लागू होंगे टिल पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाता है। और ये इनका जो टिल रखा गया, ये रखा गया ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950। उसके बाद क्या होता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है जब ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 लागू हो जाएगा, दैट इज ऑन द 20 जून 1979, तो ये जो प्रिविलेज वो तो सेम रहेंगे लेकिन वो रहेंगे एज पर द कमेंसमेंट ऑफ दिस 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये बोलता है कि अभी तक हम जो प्रिविलेज, जो अदर प्रिविलेज एज पर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन और उसके कमिटी के हिसाब से दे रहे थे, वो अब किसके हिसाब से होंगे, इस एक्ट के जरिए होंगे, जो कि सेम रहेंगे लेकिन एज पर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए अदर प्रिविलेज रहेंगे। तो टिल नाउ पार्लियामेंट में इस तरह का कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया है जो कि उनको प्रिविलेज देता हो सिवाय दिस आर्टिकल 105 के। तो हम बोल सकते हैं इनके जो अदर सोर्सेस में मेनली 5 सोर्सेस है जो पार्लियामेंट को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली प्रिविलेज देता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, जो कि हमने देखा है कुछ अलग अलग लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। दोनों हाउस के कुछ रूल्स है, कन्वेंशन है और जुडिशरी द्वारा दिए गए कुछ इंटरप्रिटेशन है, जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये सभी इनके क्या है, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली प्रिविलेज है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, मेनली हमने ये देखा कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है उनके इंडिविजुअली साथ ही साथ कलेक्टिवली किस तरह के प्रिविलेजेस है। तो उनको हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, एक तो कलेक्टिवली और दूसरा इंडिविजुअली। फिर दोनों को हमने डिटेल में इस वीडियो में जाना। देन हमने दो शब्द को समझा यहाँ पे, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और एक दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में क्या हो रहा है, मेनली अधिकार को वायलेट किया जा रहा है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या हो रहा है, काम के ऊपर बाधा डाल रहे हैं। फिर थर्ड चीज हमने कहा क्या समझा इस वीडियो में, हमने सोर्स से जाना कि ये जो प्रिविलेज दिए गए हैं कलेक्टिवली और इंडिविजुअली पार्लियामेंट को, ये कहाँ से दिए गए, ये दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, साथ ही साथ जो पार्लियामेंट ने अलग अलग लॉ बनाया उसके हिसाब से, दोनों हाउस के जो रूल्स है उसके हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से और जुडिशियली इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके अंदर में हम समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो मेनली लिमिट करता है, मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो लिमिटेशन लाता है सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर। जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़, देन फंडामेंटल राइट है। तो ये सभी जो फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक
लिमिट डालने के लिए सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।